हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम प्रवास के कारण व प्रभावों को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले क्लास में जो हमारा वीडियो था उसमें डिस्कस किया था प्रवास क्या है, प्रवास के भेद क्या हैं, प्रवास के पक्ष क्या हैं, इन सब के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे प्रवास के कारण और प्रभावों को। देखिए, इसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट आर कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, या फिर डिस्कस कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन इन डिटेल। प्रवास के कारण और प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हम जो अभी टॉपिक डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली अपन उसी हिसाब से अपने इस आंसर को लिखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्थानांतरण के कारणों को। देखिए, स्थानांतरण को उत्पन्न करने वाले कारण 4 प्रकार के होते हैं: भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारण। तो ये 4 कारण हैं जिनसे माइग्रेशन होता है या जिनसे पॉपुलेशन माइग्रेट करती है। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं भौतिक कारण और फिजिकल कॉजेज़ को। देखिए, भौतिक कारणों में सबसे अधिक व्यापक जो प्रभाव है वो जलवायु का होता है। जलवायु के परिवर्तनों से हिमयुगों में मानव प्रजातियों के स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होते रहते थे। जो रेशियल माइग्रेशन था वो बहुत लार्ज स्केल में होता था। वर्तमान काल में भी शीत प्रधान टुंड्रा प्रदेशों से और हिमाच्छादित पर्वतीय भागों से जो पॉपुलेशन है, जनता है, शीत ऋतु में गर्म प्रदेशों को प्रवास कर जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु आने पर फिर ठंडे भागों में आकर पहुंच जाती है। जलवायु के अलावा अन्य भौतिक कारणों में नदियों की बाढ़ें, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी के उद्गार, हिमराशियों का घटना बढ़ना, मिट्टियों का अनुपजाऊ होना, समुद्र तटों पर उठना या नीचे धंसना आदि हैं। यानी जो फिज़िकल कॉजेज़ हैं वो उनमें देखिए, इसमें ये कहने का बताने का प्रयास किया है मैंने कि इनमें क्लाइमेट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के माइग्रेशन में। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी होंगी तो लोग माइग्रेट नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ बहुत एक्सट्रीम में क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी तो वहाँ पे वो लोग कुछ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर एरिया के लोग अपनी दूसरी जगहों पर माइग्रेट कर जाएंगे। और अगर यदि उस स्थान पर वापस नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस आ गई तो वो पुनः अपने स्थान पर आके बस जाते हैं। और इसी प्रकार से जब कई बार बाढ़ें आ जाती हैं कुछ क्षेत्रों में, तो जिन एरियाज़ में फ्लड्स आती हैं तो वहाँ के लोग टेम्परेली माइग्रेट कर जाते हैं, और बाकी जो दूसरी कंडीशंस हैं उस कारण भी लोग अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब अगला हम लेते हैं आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉज। देखिए, आर्थिक कारण में सबसे मुख्य बात जीविका के साधन की सुविधा है। आपका मीन्स ऑफ लिवलीहुड जो है वो होना चाहिए। अगर आपको जीविका के साधन की सुविधा मिल रही है तो आप अपने स्थान पे रहेंगे, और यदि किसी को भी जीविका के साधन की सुविधा अपने मूल स्थान पे नहीं मिल रही है तो वो अपने जीविका के साधन के लिए अन्य स्थान पर माइग्रेट कर जाएगा। जिन प्रदेशों में जीवन निर्वाह में कठिनाइयाँ आने लगती हैं वहाँ से मनुष्य उन प्रदेशों को चले जाते हैं जहाँ आर्थिक साधनों की सुलभता होती है। मुख्य आर्थिक जो कारण हैं जिसके कारण लोग माइग्रेट करते हैं या वो मुख्य रूप से बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक सघनता और निवास के क्षेत्र में जीवन निर्वाह के साधनों की कमी। अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है और जीवन निर्वाह के साधन कम हो जाते हैं तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं। दूसरा, बाहरी प्रदेशों में कृषि के लिए नई भूमि की प्राप्ति, और यदि अपने मूल स्थान से दूसरे जगहों पर आपको कृषि के लिए भूमि उपलब्ध हो रही है तो लोग उसके लिए भी दूसरी जगह चले जाते हैं। अत्यधिक उपजाऊ भूमि के प्रदेश का आकर्षण, और कई बार क्या होता है, अगर आप जिस जगह पे लोग रह रहे हैं उससे अन्यत्र कहीं और उपजाऊ भूमि आप किसी मिल रही है तो वो लोग उसकी तरफ उस क्षेत्र में चले जाते हैं। यानी वो जो क्षेत्र है उपजाऊ भूमि वाला वो उन्हें आकर्षित करता है जनसंख्या को। सिंचाई की सुविधा है, खनिज संपत्ति की उपलब्धि है, वन संपत्ति है, वन संपत्ति की प्राप्ति है,
यातायात की सुविधा है, औद्योगिक केंद्रों की उपलब्धता है, व्यापार करने की सुविधा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कारण बनती हैं जनसंख्या के मूवमेंट के लिए या जनसंख्या के स्थानांतरण के लिए। जहाँ पर अच्छी आर्थिक क्रिया की सुविधा उपलब्ध होगी, जनसंख्या उसी क्षेत्र में जाके रहना पसंद करेगी। नेक्स्ट जो अपना है कारण कॉज माइग्रेशन का, वो है जनाधिक्य यानी ओवर पॉपुलेशन। देखिए, किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जनसंख्या की अधिकता जो है वो जनाधिक्य कहलाती है। यानी किसी भी क्षेत्र में जो संसाधन उपलब्ध हैं, यदि उनसे अधिक जनसंख्या है तो वो जो क्षेत्र है ओवर पॉपुलेटेड कहलाएगा। ये जनाधिक्य स्थानिक, प्रादेशिक और राष्ट्रीय स्तरों पर हो सकता है। वर्तमान में यह जनसंख्या आधिक्य अल्प विकसित ग्रामीण क्षेत्रों में के बाहर देखा जा सकता है, जहां अल्प पोषण तथा अल्प रोजगार के रूप में जनसंख्या संसाधनों को पीछे छोड़ देती है। मानव इतिहास के संपूर्ण काल में किसी प्रदेश अथवा समुदाय में जनाधिक्य के कारण स्थानांतरण होता रहा है। अगर हम प्राचीन समय से भी देखें तो ओवर पॉपुलेशन भी एक कारण रहा है माइग्रेशन का। ऐसी अवस्था में प्रवसन जो है प्रत्येक सामाजिक वर्ग को प्रभावित करता है। वर्तमान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में जो पॉपुलेशन है वो जनाधिक्य वाली कंडीशन के अंदर है, ओवर पॉपुलेशन वाली कंडीशन में है। इन देशों से लोग सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर प्रवास कर रहे हैं। इन प्रवासी लोगों में घरेलू जो नौकर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, कृषि श्रमिक है, अकुशल श्रमिक हैं, तकनीकी कर्मचारी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और शिक्षक हैं, ये सब सम्मिलित हैं। भारत से ही प्रत्येक वर्ष लगभग 3 लाख कुशल और अर्ध कुशल जो व्यक्ति हैं वो विदेशों को जाते हैं। तो ये जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ वो जनाधिक्य की समस्या झेल रही हैं। और इसी कारण क्या है, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट की सुविधाएं और बाकी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ को लोग प्रवास कर रहे हैं। इंडिया में लगभग 3 लाख लोग जो है, चाहे वो स्किल्ड लेबर्स हों चाहे नॉन अनस्किल्ड लेबर्स हों, वो सब माइग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशल कल्चरल कॉजेस। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से भी जनसंख्या का स्थानांतरण होता रहा है। इसके उदाहरण हम देखें तो हम देख सकते हैं। देखिए, ईसा से 5 शताब्दी पूर्व से लेकर ईसा की 5वीं शताब्दी तक भारत से हजारों लोग अपना धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार करने के लिए म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाया, थाईलैंड, सुमात्रा, जावा आदि जगहों पर गए थे और वो लोग वहीं पे बस गए। काफ़ी कुछ वापस आ गए धार्मिक प्रचार, जैसे बौद्ध धर्म था वो प्रचार करने के लिए बर्मा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड में गए थे। तो ऐसे अपने धार्मिक प्रचार करने के लिए भी लोग प्रवास करने लगे थे। दूसरा देखिए, अरब से बाहर उत्प्रवास करने वाले इस्लाम धर्मावलंबी जो थे, उन्होंने अपनी सभ्यता को पश्चिम में मिस्र और अफ्रीका के मरुस्थल तथा सूडान तक फैला दिया था और पूर्व में ईरान, अफगानिस्तान और चीनी तुर्किस्तान तक फैलाया था और उत्तर में टर्की, पैलेस्टाइन, सीरिया, इराक आदि देशों में फैलाया था। तो अरब जो इस्लाम के धर्मावलंबी थे, जो फॉलोअर्स थे, वो भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अफ्रीका और यूरोप के अन्य देशों के अंदर गए थे। तो ये भी एक सोशल कल्चरल माइग्रेशन का ही कारण है। तीसरा हम देख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की जो ईसाई जनता थी, वो धार्मिक दलों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में धार्मिक झगड़े इतने अधिक हो गए थे कि धार्मिक स्वतंत्रता चाहने वाले परिवार यूरोप के देशों में भागकर अमेरिका जा बसे। यानी 18वीं सेंचुरी में ये जो इंग्लैंड वाला जो ब्रिटेन का जो पोर्शन था, वहाँ पर जो ईसाई धर्म के, क्रिश्चियन रिलीजन के 2 पार्ट्स हो गए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स, और उनमें काफ़ी धार्मिक झगड़े होते रहते थे। इसलिए जो लोग अपनी धार्मिक स्वतंत्रता चाहते थे वो लोग वहाँ से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी से माइग्रेट करके अमेरिका में जाके बस गए। इसी प्रकार 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद
भारत से लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से लाखों हिंदू भागकर भारत आ गए थे। धार्मिक कारणों से होने वाला यह संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा स्थानांतरण था। ये क्लियर हो गया माइग्रेशन के जो कॉजेज़ हैं। पांचवा अगर हम डिस्कस करना चाहें एग्जाम्पल, तो देखिए अरब में मक्का मदीना में हज करने के लिए प्रत्येक वर्ष हज़ारों मुस्लिम व्यक्ति जो लोग जो हैं भारत, पाकिस्तान, जावा, ईरान, मिस्र आदि से अरब को आते हैं। हज करने के बाद वापस अपने देश में लौट जाते हैं। तो एक टेम्परेरी टाइप का माइग्रेशन हो गया। अस्थायी जो स्थानांतरण वो भी इस कारण होता है। फिर देखिए अस्थायी माइग्रेशन का जो है कारण, ये सोशल कल्चरल कॉज, वो है कि जो पर्यटकों, खिलाड़ियों, कलाकारों, संगीतज्ञों, नाटककारों, संसद सदस्यों, व्यापारियों आदि की भी हज़ारों की संख्या प्रतिवर्ष अमेरिका, पूर्ववर्ती सोवियत रूस, जर्मनी तथा अन्य देशों में से भारत आती है और भारत से ये लोग बाहर भी जाते हैं। इस प्रकार अब सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जो है वो होता है। तो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट भी बाहर जाएंगे, प्लेयर्स भी बाहर जाएंगे, कलाकार, संगीतज्ञ भी बाहर जाएंगे। तो हज़ारों की संख्या में दूसरे देशों से इंडिया आते हैं लोग, और इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, टूरिस्ट हैं, वो भी बाहर की ओर जाते हैं। तो एक टेम्परेरी टाइप का सोशल कल्चरल जो माइग्रेशन है वो होता है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ की, राजनीतिक कारणों की। देखिए राजनीतिक कारणों में जनसंख्या का स्थानांतरण मुख्यतः हम कहते हैं 4 प्रकार से हो सकता है। और पहला है इन्वेजन, आक्रमण। आक्रमण के द्वारा स्थानांतरण के बड़े उदाहरण हमें बहुत प्राचीन समय में देखने को मिलते हैं, जैसे अलेक्जेंडर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, चंगेज़ खान और तैमूर के हैं। उन्होंने भारत पर आक्रमण किए थे और उनके साथ आए हुए बहुत से सैनिक जो थे वो भारत बस गए थे। इसी प्रकार विजय जो है वो भी एक पॉलिटिकल कॉज है। यानी तो देखिए जब अंग्रेज़ों ने भारत के राजे नवाबों को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, तब यहाँ राजकाज चलाने के लिए ब्रिटेन से अंग्रेज लोग सरकारी ऑफिसर बनकर यहाँ पर आने लगे थे और धीरे धीरे बहुत से अंग्रेज़ी परिवार यहाँ बस गए थे। अंग्रेज़ों के ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी बहुत सी मशीनरी और अंग्रेज़ जो पादरी थे भारत में आकर बस गए थे। इसी प्रकार दूसरा जो पॉलिटिकल कॉज जो कारण रहता है माइग्रेशन का, वो है उपनिवेश, कोलोनाइजेशन। देखिए उपनिवेश के द्वारा अफ्रीका महाद्वीप में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने अपनी नई बस्तियां बसाई थी। डच लोगों ने इंडोनेशिया में और स्पेन तथा पुर्तगाल के लोगों ने 16वीं शताब्दी में दक्षिणी अमेरिका में अपने उपनिवेश बसाए थे और ये लोग वहीं पे आकर अफ्रीका में आके बस गए थे। जो भी फ्रेंच थे, डच थे, स्पेन के लोग थे, पोर्चुगाल के लोग थे, वो सब जब उपनिवेश अब उन्होंने सेटअप किए अपने अफ्रीका में, तो परमानेंटली वो लोग वहाँ पर सेटल हो गए थे। तो उपनिवेशवाद भी एक कारण रहा, एक राजनीतिक कारण रहा माइग्रेशन का। चौथा जो कारण है माइग्रेशन का वो है पॉलिटिकल माइग्रेशन का, वो है बलात् या स्वतंत्र स्थानांतरण, यानी फोर्स्ड और फ्री माइग्रेशन। देखिए फोर्स्ड माइग्रेशन के द्वारा 18वीं शताब्दी में अफ्रीका के बहुत से निग्रो लोगों को पकड़कर बलपूर्वक दास बनाकर संयुक्त राज्य अमेरिका आदि में लाया गया और उन्हें यहाँ मजदूरी करने के लिए भेजा गया था। तो ये एक तरह से फोर्स्ड माइग्रेशन है कि आप दूसरे देश से लोगों को पकड़कर लाते हो और उन्हें मजदूरी करने के लिए उनको वहाँ पे बसाते हो। तो ये भी एक राजनीतिक कारक है माइग्रेशन का। और इसी प्रकार जो था द्वितीय महायुद्ध था, उसमें नाजी जर्मनी के आक्रमणकारी सेनाओं के आगे फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड आदि की बहुत सी जनता जो थी वो शरणार्थी बनकर बाहरी देशों को चली गई थी। जीते हुए देशों से लाखों मनुष्य को नाजी जर्मनी ने अपनी युद्ध सामग्री बनाने के लिए कारखानों में दास श्रमिकों यानी स्लेव लेबरर्स का कार्य करने के लिए बलपूर्वक स्थानांतरण कर दिया था। तो नाजीज ने भी इस प्रकार का काम किया था और फोर्सफुली जो जीते हुए क्षेत्र से वहाँ से लोगों को लाकर अपने यहाँ पर काम करवाया था। अब इसके अलावा स्वतंत्र स्थानांतरण की जब हम बात करें तो यानी फ्री माइग्रेशन की हम बात करें तो देखिए स्वतंत्र स्थानांतरण में मनुष्य को प्रवास करने की अपनी चॉइस रहती है, छांट रहती है। स्वतंत्र स्थानांतरण आर्थिक लाभ और संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का प्रवास पश्चिमी यूरोपीय देशों से तथा जापान और चीन से
होता रहा है। तो ये थे जितने भी कॉजेज़ थे अपने चारों प्रकार के जिस कारण माइग्रेशन होता है। जब आप आंसर लिखेंगे और आपसे पूछा जाता है कि माइग्रेशन के मेन कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो अब आप इस प्रकार से इन कॉजेज़ को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करते हैं स्थानांतरण के प्रभावों की, इफ़ेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन की। ये जो स्थानांतरण होता है, जनसंख्या का प्रवास होता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं। तो देखिए, जनसंख्या के स्थानांतरण की जब हम प्रभाव की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो प्रभाव है, पहला जो प्रभाव है वो है जनसंख्या भार में परिवर्तन, यानी पॉपुलेशन के जो प्रेशर है उसमें परिवर्तन। देखिए, जिस प्रदेश से जनसंख्या जाती है वहाँ जनसंख्या का भार कम हो जाता है और आर्थिक स्थिति नीचे गिरने से रुक जाती है। नए प्रदेश में जनसंख्या पहुँचने पर वहाँ उसका भार बढ़ जाता है और इसके अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के परिणाम होते हैं। देखिए, जनसंख्या भार में नेचुरल बात है, एक जगह पर 10 लोग रह रहे हैं, उसमें से 5 चले जाएंगे दूसरे स्थान पर, तो क्या होगा, वहाँ का पॉपुलेशन प्रेशर जो कम हो जाएगी। तो इससे क्या है, जो संसाधन जो 10 लोग यूज़ कर रहे थे अब वो बढ़ जाएंगे और जो 5 लोग बचे हैं वो उन संसाधनों को ढंग से यूज़ कर पाएंगे। लेकिन वो जो 5 लोग जिस स्थान पे गए, अगर वहाँ ऑलरेडी 15 लोग रह रहे हैं तो वो उस जगह की जो जनसंख्या है वो 20 की हो जाएगी और वहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध हैं वो उन 20 लोगों में बढ़ जाएंगे जो पहले 15 लोग यूज़ कर रहे थे। तो इस प्रकार ये जो जनसंख्या का भार है परिवर्तन होता है और अच्छे बुरे दोनों ही प्रकार के परिणाम इसमें होते हैं। दूसरा जो प्रभाव है माइग्रेशन का, प्रवास का, वो है सांस्कृतिक समेकन, यानी कल्चरल फ्यूजन। देखिए, यूरोपीय देशों से बाहर जाने वाले मनुष्य अपने साथ अपनी यूरोपीय सभ्यता भी ले गए और नए देशों में तथा उपनिवेशों में उन्होंने अपनी सभ्यता का प्रसार किया। भारत, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ईरान आदि देशों की सभ्यता पर यूरोपीय सभ्यता की गहरी छाप लग गई है। इन देशों में पूर्वी सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का सम्मिश्रण और समेकन हुआ है। हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाएगा कोई भी जनसंख्या, वो जिस कल्चर का है, जिस संस्कृति और सभ्यता का है, वो वहाँ पर उस संस्कृति सभ्यता को ही फॉलो करेगा और साथ में क्या होगा, एक लंबे समय बाद जो आसपास जो लोग रह रहे हैं वो भी उसकी संस्कृति सभ्यता को अपनाते हैं। तो सांस्कृतिक समेकन जो है, कल्चरल फ्यूजन जो है, वो एक इम्पॉर्टेंट परिणाम है माइग्रेशन का। नेक्स्ट है नए देशों का आर्थिक विकास, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यूरोपीय देशों से गए मनुष्य ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा ही इन देशों की आर्थिक उन्नति की है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, अगर डेवलप्ड एरिया में से वहाँ लोग जाएंगे तो नेचुरल सी बात है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की उन्नति भी करेंगे। नेक्स्ट जो प्रभाव है वो है पारस्परिक उन्नति, म्यूचुअल प्रोग्रेस। देखिए, प्राय ऐसा होता है कि जिस प्रदेश से जनसंख्या उत्प्रवास करती है और वो वहाँ पर गई हुई जनसंख्या जो है वो अपने देश का उत्पादन, खाद्य सामग्री और कच्चा माल भेजती रहती है। नए देशों से यूरोप को अनाज, मांस, दूध, कच्चा माल आदि जाते रहते हैं। इसके बदले में नए देशों को सामान की बिक्री का बाजार भी मिलता है तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा भी मिलती है। गांव से नगरों को होने वाले दैनिक स्थानांतरण ने भी नगरों और गांव दोनों का ही विकास किया। देखिए, जहाँ से जब पॉपुलेशन जाएगी तो वो अपने जिस वर्क करे, सपोज इंग्लैंड में लोग बैठे हैं और इंडियंस जो बैठे हैं, NRIs, वो अपने देश में भी सामान भिजवाते हैं, पैसा भिजवाते हैं उनका जो दूसरे रिलेटिव्स हैं उनके लिए। और वहाँ जो रिलेटिव्स हैं जब उनके पास इकोनॉमिकली साउंड होते हैं तो नेचुरल बात है वो एक बाज़ार जो कच्चा माल है वो उस दूसरे देश में भिजवाएंगे। तो इस तरह से म्यूचुअल जो प्रोग्रेस है लोगों की वो होती है। नेक्स्ट जो है वो जनसंख्या आयु वर्गों पर प्रभाव, यानी एज ग्रुप्स का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, जिस प्रदेश में जनसंख्या उत्प्रवास करती है वहाँ से नौजवान और जवान मनुष्य का प्रवास होता है तथा बच्चे और बूढ़े उसी प्रदेश में रह जाते हैं। इस प्रकार उत्प्रवासित क्षेत्र में कार्य करने वाले वर्ग में कमी आ जाती है। इसके विपरीत नए बसे देश में जवानों और नौजवानों का आप्रवास होता है। वहाँ काम करने वाला वर्ग अधिक होने से वहाँ आर्थिक विकास जो है वो तीव्रता से होता है।
अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूर्ववर्ती सोवियत संघ के पूर्वी भाग की जो तीव्र उन्नति हुई है उसका कारण यही रहा है। नेक्स्ट जो प्रभाव है वो है नए वातावरण में समायोजन, एडजस्टमेंट। देखिए, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया आदि की जो जलवायु है यूरोप की जलवायु से भिन्न होती है। अतः जो मनुष्य यूरोपीय देशों में या संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा आदि में बसते हैं तो इन प्रदेशों में वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ की जलवायु और परिस्थिति से समायोजन करते हैं। भारत से जाने वाले मनुष्य को बाहर की जलवायु से अनुकूलन करना होता है, कभी कभी सहन न होने पर वापस भी लौटना पड़ता है। और जैसे बहुत से एग्जाम्पल हम दें इस चीज़ का, वातावरण समायोजन का, एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट का, तो बहुत से जापानी मनुष्य मंचूरिया, कंपूचिया की कठोर जलवायु को सहन न कर सकने के कारण वापस अपने देश को लौट आए थे। और कहीं कहीं सांस्कृतिक समायोजन भी करना पड़ता है तो, और नई भाषा भी सीखनी पड़ती है। तो ये होता है एक तरह से नए वातावरण में समायोजन भी लोग कर लेते हैं, एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। तो ये भी प्रभाव है एक। और जो लोग एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं नए क्षेत्र में, वो पुनः अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं। अगला जो प्रभाव है वो है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में वृद्धि। देखिए, स्थानांतरण का जो प्रभाव वर्तमान काल में मानवता के लिए बहुत हितकर हो रहा है। विभिन्न राष्ट्रों के मनुष्यों में परस्पर एक दूसरे राष्ट्र के प्रति जानकारी बढ़ती है। इससे पारस्परिक सहानुभूति, मित्रता और सहायता भी बढ़ती है। फिर नेक्स्ट जो कारण है, इफेक्ट जो है माइग्रेशन का, वो है विज्ञान की उन्नति। देखिए, पारस्परिक विचारों के आदान प्रदान से और अपने अपने आविष्कारों को एक दूसरे को बताने से वर्तमान काल में वैज्ञानिक उन्नति भी बढ़ी है। मतलब उसकी जो तीव्रता है वो बढ़ गई है, क्योंकि जब भी हम नए स्थान पर जाते हैं अगर तो हमारा जो विचारों का आदान प्रदान है उससे नेचुरल सी बात है, अगर विचारों के आदान प्रदान से प्रोग्रेस बढ़ेगी। और यदि इन आविष्कारों का सदुपयोग होता रहा तो भविष्य में मानव कल्याण की भी बढ़ोतरी होगी। तो ये इफ़ेक्ट्स थे माइग्रेशन के, और मैं आशा करती हूँ आपको जो माइग्रेशन के कारण और प्रभाव हैं वो समझ में आ गए होंगे। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्ज़ाम में कि माइग्रेशन के कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को बताइए, तो आप आसानी से उस आंसर को एक्सप्लेन कर पाएंगे।